अम्मा को तो मैंने दिलासा दे दिया था, मगर मेरा खुद का दिल डर रहा था कि ना जाने ये सब मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। मैं काम पर पहुंची तो बाजी बोली, क्या बात है, क्या बात है सोफी, आज बड़ी परेशान सी लग रही हो। मैं बोली, बाजी कल घर गई तो माथे से खून बह रहा था। अम्मा भी परेशान हो गई थी, माथे पर बड़ा गहरा कट लगा हुआ था बाजी। जब सुबह हुई तो मुंह साफ सुथरा था। बाजी बोली, सोफी तू भी पागल है, मैंने कल जाते समय तेरे माथे पर मेकअप ही ऐसा किया था कि तुझे लगे कि खून निकल रहा है। वो मेकअप मैंने कल ही यूट्यूब से सीखा था। तू भी झल्ली है, छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है। अब मुझे बाजी पर शक हुआ था। मैं जान गई थी कि वह झूठ बोल रही हैं, मगर इस झूठ के पीछे छिपी वजह को मैं जान नहीं पाई थी। मैं तो अपनी सोचों में ही गुम थी, लेकिन तभी मैं अचानक जलने की बू से चौंक गई थी। मैं एकदम से उठकर भागी तो बाजी ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, सोफी तू किधर जा रही है। मैं बोली, बाजी कुछ जलने की बू आ रही है, किचन में जा रही हूँ, देखूं क्या जल रहा है। बाजी हंसकर बोली, कुछ भी नहीं जल रहा है, तुझे बस वहम हो रहा है। मैंने गहरी गहरी सांस खींची थी, मैं बू सूंघ सकती थी। सच में ही कुछ जल रहा था, लेकिन बाजी मुझसे क्यों छिपा रही थी। बाजी ने क्यों कहा कि कुछ नहीं जल रहा। बाजी ने मेरा हाथ थामा और मुझे कुर्सी पर बैठा दिया और बोला कि इधर बैठ, आज मैं तेरा फेशियल का मजा लूं, देखूं मैं कितने आराम से तुम्हारे चेहरे पर मसाज करती हूँ। मैं कुर्सी पर बैठ गई थी। मैंने आज दिल ही दिल में ये ठान लिया था कि मैं आज फेशियल करवाते हुए हरगिज नहीं सोऊंगी। देखूं तो सही बाजी मुफ्त में मेरे लिए ये सब करती क्यों है, वह मुझ पर इस कदर मेहरबान आखिर क्यों है। मैं अभी कुर्सी पर बैठी ही थी कि मेरा जी मचलाने लगा। मैं उठकर बाथरूम की जानिब भागी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी, आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। कुछ चक्कर आते हैं तो कभी मतली होती है। मैं जब बाथरूम से निकलकर बाहर आई तो बाजी का चेहरा खुशी के मारे सुर्ख हो गया था। उसने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया था। मैं हैरान रह गई, बाजी क्यों इस कदर खुश हो रही हैं। मैं कुर्सी पर बैठी और बाजी के चेहरे को आईने से देखती जा रही थी। वह बड़े मसरूफ से अंदाज में अपना काम कर रही थी। न जाने उनको देखते देखते कैसे मेरी आंख लग गई थी। मैं सोकर उठी तो खुद को कोसने लगी कि आज भी बाजी का राज न जान पाई थी। मैं उठ बैठी तो मुझे एक बड़ी सी कतार नजर आई। वहां औरतें ही औरतें मौजूद थी। मैं बाजी से बोली कि ये औरतें कौन है। बाजी बोली, ये सब औरतें मुझसे फेशियल करवाने आई हैं, जो फेशियल मैं तुम्हारा मुफ्त में करती हूँ, ये 10,000 देकर करवाएंगी। मैंने सर हिला दिया था। फिर मैंने अपना सजा सजाया रूप देखा, मगर आज मुझे किसी किस्म की कोई खुशी ना हुई थी, क्योंकि मेरा सर चकरा रहा था, जिस्म दर्द की वजह से चूर चूर हो रहा था। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और घर जाकर बिस्तर पर लेट गई थी। मैं हाय हाय करती जा रही थी। अम्मा मेरे सिरहाने खड़ी रो रही थी। अम्मा बोली, सोफी तू तो बिल्कुल ही हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई है। तू तो कहती है कि तेरी मालकिन तुझसे काम नहीं लेती, बस कुर्सी पर बैठाकर मुंह पर लीपा पोती ही करती है। तो तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ। चेहरा इतना जर्द है जैसे तुझमें एक कतरा भी खून का ना बचा हो। गोश्त हड्डियों से अलग हो गया है। फिर अम्मा एकदम चौंक गई, बोली, कहीं तुझे कोई बीमारी तो नहीं हो गई, चल तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलूं। मगर मैं बोली, अम्मा सुबह ले जाना, अभी तो चक्कर ही इतने आ रहे हैं कि मैं चली तो गिर जाऊंगी। अम्मा गुस्से से बोली कि तू तो बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखती है बेटा। तेरे साथ की लड़कियां भी लोगों के घरों में काम करती हैं, मगर किसी एक का भी हाल तेरे जैसा नहीं है। वह तो हर वक्त तैयार शैयार रहती हैं। अब बस तेरा काम खत्म, तू नहीं करेगी किसी के घर काम। मैं जानूं और मेरा काम जाने, तू सिर्फ घर गृहस्थी संभालेगी, घर के अलावा कहीं नहीं जाएगी। तेरे लिए मैं कमा कर लाऊंगी। मैं चुप कर गई थी। ऐसे ही लेटे लेटे मुझे नींद आ गई थी। सुबह 11 बजे मेरी आंख खुली। मैं अम्मा से बोली, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं, तुझे भी तो मालूम है ना कि मैं 9 बजे बाजी के घर का काम के लिए चले जाती हूँ। अम्मा बोली, मैंने तुझे रात में ही कह दिया था कि तू अब किसी के घर काम नहीं करेगी, तू बस आराम करेगी। हम दोनों माँ बेटी अभी बात ही कर रहे थे कि अम्मा का नन्हा सा मोबाइल शोर करने लगा था। अम्मा ने कॉल अटेंड की और मोबाइल कान से लगा लिया था। अम्मा बोली, मालकिन आपका हुक्म सर आंखों पर,
मगर मेरी बच्ची की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो आज आपके घर नहीं आ सकेगी। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। पता नहीं बाजी क्या कुछ बोलती चली जा रही थी। अम्मा बोली, मालकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, अब आप देख लीजिए। पैसे से ज़्यादा मुझे अपनी बेटी अजीज़ है। अम्मा ने इतना कहा और इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। अम्मा मेरी तरफ देखकर बोली, तू अपनी इस मालकिन की इतनी तारीफ़ किया करती थी क्या? वह तो इतनी खुदगर्ज औरत है। कह रही थी कि सोफ़ी को डॉक्टर के पास लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेनाडोल गोली दे दो, ठीक हो जाएगी वो, और उसे मेरे घर लाजमी भेज दो। मैं चुप कर गई थी क्योंकि अम्मा की बात बिल्कुल सही थी। अम्मा मेरे लिए नाश्ता ले आई थी। अभी आधा घंटा भी नहीं गुजरा था कि हमारे घर के बाहर गाड़ी आकर रुक गई थी। फिर मालकिन हमारे घर दाखिल हो गई। वह बोली, सोफ़ी तू अभी तक यहीं बैठी है? मैंने तुम्हारे अम्मी से कहा भी था कि वह तुझे मेरे घर छोड़ जाएं। तू नहीं जानती क्या, आज फेशियल का चौथा दिन है। तू आज ना आई तो गजब हो जाएगा। तू इतनी बदसूरत हो जाएगी कि पहचान भी ना जाएगी। मैं बाजी की बात सुनकर डर गई थी। मैं चारपाई का सहारा लेकर उठकर खड़ी हुई। मैं बोली, बाजी मैं चलने को तैयार हूँ। अम्मा जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, बैठ जा आराम से यहीं। सोफ़ी तू कहीं नहीं जाएगी, तू आज डॉक्टर के पास जाएगी। बाजी एकदम ही अपना मालकिन वाला मकाम भूलकर अम्मी की मिन्नत समाजत करने लगी। उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, अम्मा जी सोफ़ी को मेरे साथ जाने दें, वहाँ भी तो इसने आराम ही करना है। मैंने कौन सा इससे काम करवाना है? मैं इससे काम हरगिज़ नहीं करवाती हूँ। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दे दी। मैं बाजी की गाड़ी में बैठकर उसके घर की तरफ बढ़ी ही। दिल में ये ख्याल बार बार आ रहा था कि बाजी ये सब कर क्यों रही हैं, आखिर इतनी मेहरबान मुझ पर क्यों है, मेरा ही फेशियल क्यों करना चाहती हैं, इसका इसमें फ़ायदा क्या है। मैंने सोचा कि आज तो मैं लाजमी बाजी का राज जानकर ही रहूंगी। यूं हम जब बाजी के घर पहुंचे तो हमारा इस्तकबाल अजीब सी बदबू ने किया था, जैसे कुछ जल रहा हो। लेकिन मैंने बाजी से जिक्र नहीं किया था क्योंकि मैं जानती थी कि बाजी ने कौन सा मेरी बात मान लेनी है या कौन सा मुझे बता देना है। खैर मैं कुर्सी पर बैठ गई, मगर ये क्या, अभी बाजी ने मसाज शुरू ही की थी कि मुझे फिर से नींद आने लगी थी। मैं जब सोकर उठी तो शाम हो चुकी थी। मैं चकराते सर को संभाल कर कुर्सी से उतरी और सोफे पर बैठ गई। मुझे यूं फुर्सत से बैठा देखकर बाजी बोली, सोफ़ी तू आज बड़ी देर सोती रही है, ऐसा करके अपने घर चली जा, तेरी वालदा भी तेरी मुंतजिर होंगी। मैं बोली, बाजी चक्कर ज़रा कम होते हैं तो मैं जाती हूँ। बाजी इस में सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई थी। मुझे उसी वक्त का तो बेसब्री से इंतज़ार था। मैं उठकर खड़ी हो गई और यहाँ वहाँ चीज़ें उठा उठा कर देखती रही कि कोई सुराग मेरे हाथ लग जाए, मगर मुझे कुछ भी नज़र न आया। तभी अचानक मेरी नज़र एक नन्हे से कैमरे पर पड़ गई जो कि पार्लर की देखभाल के लिए लगाया गया था। जैसे ही मैंने कैमरा देखा मेरे दिमाग ने एकदम से काम करना शुरू कर दिया। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।